नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजात स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल पर। आज मेरे साथ साक्षात्कार की कड़ी में जुड़े हैं देश के बड़े व्यंगकार मुकुल महान जी। मुकुल जी एक ऐसे शख्स हैं जो पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं और कलम से व्यंगकार व फीचर लेखक। नवाबों के शहर लखनऊ में रहने वाले मुकुल जी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कवि मंचों का भी जाना पहचाना नाम है और लगभग 32 वर्षों से मंच पर कविता पाठ कर रहे हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और हाल ही में छपा यमलोक में घोटाला नामक व्यंग संग्रह साहित्य जगत में काफी चर्चाओं में रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिजात पर। नमस्कार नमस्कार अभिजात जी। और मैं लखनऊ की ओर से आपका स्वागत करता हूं। लखनऊ एक अदब का शहर है और अदब का शहर ना भी होता तो अभी इंसानियत हक है कि हम आपका स्वागत करें। अभिजात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्काइप मोड पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल तो यही आता है सर, आपका नाम मुकुल मनोहर अस्थाना है, इसके मुकुल महान हो जाने की क्या कहानी है? देखिए, इसमें कहानी तो है, इसमें ट्विस्ट है। होता क्या है कि जो साहित्य की परंपरा है वो उपनामों की भी रही है ना। तो जी अब जी जैसे हमारा नाम मुकुल मनोहर अस्थाना है तो एक थोड़ा सा जी लंबा सा नाम है। तो हम हमारे साथ जी जो है जो देश के सबसे बड़े कवि पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी, जिनका कि मुझे सानिध्य मिला, तो उनके साथ मैं प्रारंभिक दौर में जब काव्य पाठ में जाता था, कवि सम्मेलन में जाता था, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा नाम बड़ा लंबा है और तुम एक अच्छे आदमी हो। उन्होंने हमारी तारीफ करी। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना नाम जो है मुकुल मनोहर अस्थाना से मुकुल महान कर लो। तो ये महान शब्द जो है जी यह तखल्लुस है, उपनाम है जो नीरज जी ने हमें दिया है और मैं उसको प्रसाद के तौर पर अपने नाम के साथ लगाता हूँ। ये नीरज जी का प्रसाद है जो। और वैसे तो देखिए, अगर हास्य में देखा जाए तो नीरज जी तो हमें अपना कुछ सोच करके दे गए, लेकिन महान अगर मेरा भारत महान है तो मुकुल महान है, अभिजात भी महान हुए और हमें देखने सुनने अरे वाले तो वाह। महान है। जी तो वो नीरज जी का प्रसाद मैंने रख लिया अपने नाम, महान। सर, दूसरा सवाल आता है, आप स्वयं को व्यंग लेखन के अधिक निकट पाते हैं या फीचर व अन्य विधाओं में? नहीं, हमारा जो मूल लेखन है, जो मौलिक हमारी सोच है, वो हमारी कविता को जी लेकर के है। और कविता की जब हम बात करते हैं तो फिर विधा की बात आ जाती है। तो विधा जी में हमारी विधा हास्य व्यंग की है। हम जो मूल रूप से देखा जाए, हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा स्वभाव जो होता है, उसी हिसाब से हम कुछ लिखते पढ़ते करते दिखते हैं। तो हम थोड़ा हंसी मजाक पे रहने वाले, खुशमिजाज रहने वाले आदमी हैं। तो हमको हास्य और व्यंग बहुत पसंद है अंदर से, तो मैं उसमें व्यंग में और हास्य में ज्यादा नजदीक पाता हूँ। जी सर। ये सर, एक सवाल ये भी आता है कि आपने हिंदी पद्य की व्यंग विधा को ही क्यों चुना? मतलब ऐसा भी संभव था कि आप श्रृंगार को चुन सकते थे, वीर रस जो सबसे ज्यादा चला करता है आजकल देश में, लेकिन आपने हाँ, व्यंग को चुना, तो ऐसा क्यों? अच्छा। वो है, इसके इसके कई कारण हैं, दो तीन तो हैं ही है कारण कम से कम। पहला तो यह है कि जी हमारे पिताजी भी कवि थे, अब नहीं है दुनिया में, लेकिन वो अच्छा। कवि थे और वो हास्य व्यंग के कवि थे। मुख्य रूप से हम्म, वैसे तो उन्होंने थोड़ा बहुत वीर रस भी लिखा है, लेकिन उनका स्वभाव और उनकी लेखनी हास्य व्यंग में ही चलती थी, तो थोड़ा उनसे हम प्रभावित रहे। और प्रभाव तो पड़ता ही है किसी का, तो घर में ही चूंकि पिताजी कवि रहे तो उनके हास्य व्यंग की विधा का प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ा, इसलिए हमें घर से ही जो है ये विधा मिल गई, समझिए। तो हम हास्य व्यंग के हो लिए, वरना हमारे अंदर जो है, जो कवि होता अगर समग्र कवि होगा तो उसके अंदर विचार श्रृंगार के भी आएंगे, ओज के भी आएंगे। हम जब चाहें जिस तरह की विधा में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक
हमारे अंदर कृतित्व है, लेकिन हमें हमारी जो पहली पसंद है वो हास्य व्यंग है स्वभाववश, तो हम उसमें लिखते हैं। सर एक सवाल ये भी पैदा होता है, ये कहा जाता है कि सरकारी व्यवस्था में रहते हुए व्यंग लिखना कठिन होता है। आप शासकीय सेवा में रहते हुए भी व्यंग लिख लेते हैं उसके बावजूद, यह कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, कविता लिखना जो है एक ऐसा काम है जो हम देखते हैं समाज में। इसके लिए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और वो होना एक एक प्रश्न तो आपका है ये, एक मुद्दा भी है ये। लेकिन अगर हम कवि के रूप में इन चीज़ों से समझौता करेंगे, तो फिर हमारे अंदर जो एक स्वाभाविक कवि है, फिर वो मर जाएगा। तो हम अच्छा क्या कहते हैं कि व्यंग्यकार जो होता है, शुरू से ही हरिशंकर परसाई जी जब थे, शरद जोशी थे, उनके ज़माने से कहा जाता है कि व्यंग्य जो है सत्ता का स्थायी विपक्ष होता है। तो अब जी हम जो है अगर सत्ता का गुणगान करने लगे, तो भी लोग कहेंगे कि तो सत्ता के चाटुकार हो गए। अगर हम सत्ता की जबरदस्ती बुराई करने लगे, तो वो भी सही नहीं है। हम एक पारदर्शी जी स्वरूप में देखते हैं, अच्छा है तो ठीक है, अच्छा है तो अच्छाई की एक कविता हो सकती है, हास्य की हो सकती है। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसको हम इंगित करेंगे व्यंग के माध्यम से, तब हम चिकोटी काट करके बताएंगे, एहसास कराएंगे कि हाँ, ये विसंगति है, ये असंगति है या ये कुसंगति। तो उसमें आपका जो अंदर से एक जी और प्रश्न निकल रहा होगा कि सत्ता पर मतलब व्यंग लिखने में, सरकारी हैं हम, कर्मचारी हैं, तो क्या हमें डर नहीं लगता सरकार से? एक ये जी प्रश्न जी। उठता है। बात जी, अंदर से प्रश्न यही है। तो बात देखिए ये डरने की नहीं यही है। मूल प्रश्न। हाँ, तो बात डरने की नहीं है, बात यह है कि हम जो दिखता है वही लिखेंगे, वो जो दिखता है वो सत्य होता है। अगर सत्य राजनीति को जी अच्छा नहीं लग रहा है, तो राजनीति क्या करेगी? सच को नकारेगी? सच को बहुत ज़्यादा नकारा नहीं जा सकता है। सच को की रक्षा करने के लिए बहुत सारे पायदान बने हुए हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो सत्ता भी आसानी से सच को नकार नहीं सकती है। और हम ज़बरदस्ती कुछ सत्ता के खिलाफ गलत तो नहीं लिख रहे हैं। जो चीज़ हम जी। सुधारात्मक भी लिखते हैं, सुझावात्मक भी लिखते हैं और तारीफ में भी हम्म, लिखते हैं। तो अब जैसे जैसे हम आपको बताएं कि कविता कैसे कैसे लिखते हैं। कोई भी कवि होगा, उसकी एक मनःस्थिति होती है, तब कविता पैदा होती है। अगर आप कहिए तो मैं जी जी। 4 पंक्तियाँ सुना दूँ अभिजात स्वागत है जी, सर। कि बिल्कुल कविता सर, जन्म स्वागत है। कैसे लेती है। जी कविता क्यों जन्म लेती है कि संवेदना के सिंधु में जो बह गया होगा, वेदना के गीत सारे कह हम्म, गया होगा। संवेदना के सिंधु में जो बह वाह। गया होगा, वेदना के गीत सारे कह गया होगा, या प्रफुल्लित मन कभी नभ में उड़ा होगा, गीत तब श्रृंगार बन जग आहा, से जुड़ा होगा, और या विसंगति कोई मन को भेदती होगी, व्यंग की कविता किसी ने तब लिखी होगी, और देश की खातिर कभी जब सर कटे होंगे, ओज के तब गीत मोर्चे पर डटे होंगे। इन मनःस्थितियों की वाह। यात्रा करते हैं, तब एक गीत बनता है। जी जी जी। तो तो हाँ, अभिजात जी, बस इस संदर्भ में एक एक सेंटेंस और कहना चाहूंगा कि जी जी। राजनीति और कविता तो विरोधाभासी चीजें नहीं हैं। हम्म, बहुत सारे नेता कवि हुए हैं, और आज भी मेरा अपना हम्म, अंदाजा है कि कम से कम 40-50% नेता जो है कवि हैं अंदर से। क्योंकि उनकी जो एक प्रारंभिक दौर होता है स्टूडेंट के संघर्ष के लेवल पर संघर्ष का, छात्र यूनियन को, तो वहाँ पहला विद्रोह कविता के रूप में ही आता है। चाहे देश की आज़ादी का विद्रोह हो, चाहे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष हो। तो जैसे अटल जी तो हमारे प्रधानमंत्री हुए, कितने बड़े कवि हुए। नरसिम्हा राव जी हुए, कितने हम्म, बड़े कवि हुए। और आज भी मैं जी तमाम सारे नेताओं को जानता हूँ जो बहुत जो मंत्री लेवल पर भी हैं और बड़े-बड़े डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो कवि हैं। तो वो समझते हैं कि जी इनकी भाव पक्ष क्या है और वास्तव में स्थिति क्या है। वो कविता झूठ नहीं बोलती है, और जो झूठ बोलती है वो कविता नहीं होती। जी। सर एक सवाल आता है आपकी नई रचना से जुड़ा हुआ, यमलोक में घोटाला, इसके जी। बारे में कुछ बताइए सर।
देखिए, यमलोक में घोटाला एक कविता है हमारी। ये देखिए, ये किताब है, इसे मैं दिखा रहा हूँ। जी जी ये यमलोक में जी घोटाला, ये किताब है हमारी, हास्यव्यंग्य की कविता का संग्रह है ये। इसमें एक कविता जी यमलोक में घोटाला है, जो बड़ी कविता है। तो उसमें क्या जी है जी कि जी जी अब घोटाले, तो हमारी हमने जो सोचा, हमने विजुअलाइज किया, कल्पना की कि जो घोटाले यहाँ पृथ्वी पर होते हैं, किसी देश में होते हैं, व्यवस्थाओं के अंतर्गत होते हैं, तो वो घोटाले ऐसा ना हो कि ऊपर भी होते हों। पता ला हम लोगों को जी ज्ञान तो है, भाई वहां से जा करके और सुरक्षित लौट के आए, बताए कि भैया यमलोक में देखा तो ऐसा ऐसा घोटाला हो रहा था, नर्क में ये हो रहा था, स्वर्ग में ये हो रहा था, सोर्स लग रहे थे, और जी जी ये इस तरह का काम हो रहा था। तो ये हमने विजुलाइज किया कि हो सकता है, संभव है, और नहीं संभव है तो एक कल्पना है। तो हम एक यमलोक में घोटाला जो है कैसे होता है, उस पर हमने एक कविता लिखी है इसमें, कि जो जी यमलोक से जब यहाँ पर आते हैं, यमराज आते हैं या यमदूत आते हैं, वो लोगों को उठा ले जाते हैं हम्म, यहाँ से, तो उनसे भी चूक हो जाती है, और वो जानबूझ करके चूक कर भी सकते हैं, जिससे घोटाला कहते हैं। तो वो कैसे, किन किन जी परिस्थितियों में लगे, किताब में लंबी कविता है, तो उसको इस अ, समय यहाँ सुना देना प्रासंगिक नहीं होगा, क्यों काफी लंबी है। ठीक है सर। सर एक सवाल ये है कि मैंने जो अनुभव किया, मैं आपको लंबे जी समय से सुनता हूँ यूट्यूब के जरिए, तो मैंने अनुभव किया कि आप सामाजिक मुद्दों पर लिखे जाने वाले आपके व्यंगों में भी राजनीतिक बिंबों का प्रयोग होता है। कोई विशेष वजह क्या है इसकी? नहीं, मैं इसलिए इसका कारण ये है कि हम जी राजनीति से बहुत प्रेरित रहते हैं। हमें राजनीति जो है, जी हाँ सही बता रहा हूँ, राजनीति, हमें राजनीतिज्ञ जी नहीं बनना है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हम्म, अरे राजनीति बड़ी खराब हो गई है, राजनीति हमें पसंद नहीं है। तो वो हम नहीं मानते हैं। राजनीति देश का एक जी अभिन्न अंग है, और हर चीज में विकास हो, चाहे देश का कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जाना हो, राजनीति के बिना संभव नहीं है। तो राजनीति में हमें जी दिलचस्पी खूब है, जी और राजनीति पर मैं बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रखता हूँ, अपडेट रहता हूँ, और कि कहाँ क्या चल रहा है। तो राजनीति में एक विशेष रुचि है, इसलिए मेरे संदर्भ भी ज्यादातर राजनीतिक होते हैं। मेरी बहुत सारी जी कविताएं सर। राजनीति पर। हाँ, मैं लगातार वो करता हूँ, नोटिस करता हूँ इस चीज को कि आपने सामाजिक विसंगतियों पे भी जहाँ लिखा है वहां भी राजनीति या किसी राजनीति उससे जोड़ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। दोनों का जुड़ाव हाँ, है। ये ताना बाना बुना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर हाँ जी, बताएं। एक सवाल आता है कि व्यंगकारों के निशाने पर हमेशा राजनेता ही रहते हैं, ऐसा क्यों? अमूमन देखा गया है कि पहला टारगेट होता है राजनेता। देखिए, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। हा- हास्य, जी जो हास्य के निशाने पर पत्नियां रहती हैं, जितनी जी हास्य के निशाने पर पत्नियां रहती हैं, क्योंकि अब हाथ से निकाल, आदमी किसी दूसरे की पत्नी पर हाथ से करेगा तो वो उसको दौड़ा लिया जाएगा, पड़ोसी की पत्नी पर हाथ से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पहला पहला सॉफ्ट टारगेट पत्नी होती है, उस पर हाथ से कर दिया, घर की जी पत्नी है, ये पत्नी है तो वो कुछ कहेगी नहीं, और पत्नी के माध्यम से हंसा दिया लोगों को। अच्छा, जी तो ये तो हो गया। अब व्यंग्य जो है, व्यंग्य आप विसंगति जो निकालेंगे, या तो हम सामाजिक व्यवस्थाओं में निकालेंगे, या तो फिर राजनीतिक जी व्यवस्थाओं में निकालेंगे। तो सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यंग्य करना जो है, ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसके लिए और सूक्ष्म दृष्टि हम्म, चाहिए। और राजनीति में करना जो है, व्यंग्य करना जो है, अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि राजनीति हम लगातार देखते रहते हैं। हम चाहे किसी भी समाचार के स्रोत से जुड़े हों, तो राजनीति जी तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन समाज पर व्यंग्य करने के लिए, जैसे हमने अस्पताल पे कविता लिखी है, तो अस्पताल जी की हाँ, कविता के लिए मुझे वो व्यंग्य बहुत सामाजिक प्रसिद्ध व्यंग्य है। रचना है। जी, जी तो उसके लिए वो उसमें हमें सोच-समझ से समाज पर, पूरी लोगों के सोचने के ढंग, वहाँ जाने वाले जो मरीज होते हैं सरकारी अस्पतालों में, उनके सोचने का ढंग, उनका उनका मनोविज्ञान क्या होता है, डॉक्टर्स का मनोविज्ञान क्या होता है, तो बहुत घुसना पड़ता है उसमें। मैं लिखता सामाजिक व्यंग्य भी हूँ,
लेकिन राजनीति व्यंग लिखना आसान होता है, तो मैंने राजनीति पर भी व्यंग लिखा है, आसान काम किया है, पर हमने कठिन काम नहीं किया। सर एक सवाल है, आप लगभग 32 वर्षों से हैं मंच पर, और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी साहित्यिक रही है। तब के व्यंग, तब के मंचों पर पढ़े जाने वाले व्यंग और आज के व्यंग में, जो आज के मंचों पर पढ़ा जा रहा है व्यंग, उसमें क्या अंतर नजर आता है और इसके पीछे क्या वजह है आप मानते हैं? इसके जो पहले व्यंग पढ़ा जाता था, जो पहले कवि होते थे व्यंगकार, हास्य व्यंग के होते थे, मिले जुले होते थे, फिर धीरे से व्यंग थोड़ा सा अलग हुआ हास्य से, हास्य कवि अलग हो गए, व्यंगकार अलग हो गए। एक तीसरी धारा होती इसी में, हास्य और व्यंग का मिक्स, दोनों का मिला जुला। जैसे हम जिस तरह के कवि हैं, हम हास्य और व्यंग के हैं। हम हास्य भी पूरी पूरी लिखते हैं, हम व्यंग भी अलग से पूरा व्यंग लिखते हैं, और हम हास्य और व्यंग को मिला करके भी लिखते हैं। अब रही अंतर की बात, तो इस समय व्यंग लिखना, हास्य लिखना थोड़ा जो है कठिन सा इसलिए हो गया है क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो उसमें हास्य बहुत कम हो गया है। आम रूप से आदमी परेशान रहने लगा है। आजकल की ही बात नहीं है कि ये कोरोना आ गया तो परेशान हो गया, वैसे आम रूप से आदमी विभिन्न विसंगतियों में पड़ा रहता है, परेशान रहता है, तो इसलिए जो है वो हंसना चाहता है। तो हास्य की इधर जो है ज़्यादा अच्छा जो है सुना जाता है। व्यंग लिखना कठिन होता है। अच्छा, पहले जो व्यंगकार होते थे और हास्य के कवि होते थे, वो मूल विषय लाते थे, मूल मौलिक सोच पर जी लिखते थे। अब क्या है कि अब जी। बहुत शॉर्टकट वाला ज़माना आ गया है। हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन कम समय में ज़्यादा प्रसिद्धि पाने की एक जो अंदर से लालसा है कहीं न कहीं नई पीढ़ी में। आज हम तब कह रहे हैं जब हम ये सब 32 वर्ष हो चुके हैं, अब हम देख रहे हैं। तो हमको लगता है कि समय नहीं है लोगों के पास, जो नए कवि आ रहे हैं वो बहुत जल्दी जो है सब कुछ पा लेना चाहते हैं, जबकि साहित्य साधना का नाम है, इसमें समय तो देना पड़ता है। इसीलिए गुणवत्ता प्रभावित हुई है और गिने-चुने ही व्यंग्यकार रह गए हैं। हास्य के लोग तो बहुत मिल जाएँगे, व्यंग्यकार बहुत गिने-चुने हैं देश में। मुश्किल से मुट्ठी भर जी 10-20। तो हाँ सर। इसका कारण सर ये। हाँ, हुँ, जी बताएँ, बताएँ। आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, तो इसका कारण जो जो आजकल जो है ये कवि सम्मेलन जो है, ये एक तरीके से जो है ये एक मार्केट सा हो गया है। पहले साधना होते थे, पहले एक ये होता था कि अपना साहित्य हमें जनता तक पहुँचाना है, हमने क्या लिखा है वो पहुँचाना है। अब थोड़ा ये भी हो गया है कि हमें जल्दी पहुँचाना है और हमें जल्दी-जल्दी जो है लोकप्रिय होना है और हमें जो है जल्दी से एक बड़ी लंबी वाली गाड़ी भी खरीद लेनी है। तो बहुत सारी जी चीज़ें जुड़ गई हैं इससे। हाँ, अन्य इंटरेस्ट जुड़ गए। कविता माध्यम हो गया, थोड़ा-सा जो है अन्य चीज़ों का। सर एक सवाल और आता है। सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में लगभग हर शख्स व्यंग लिखने हुँ, लगा है, और हुँ, वन लाइनर या टू लाइनर ज्यादा प्रचलन में है, फेसबुक या उस पर, हाँ। ट्विटर। इस पर आप क्या राय है सर? क्या ये साहित्य को समृद्ध करेगा? नहीं, ये साहित्य को कतई नहीं समृद्ध करेगा। एक इसके इसके कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण ये है कि एक तो इसमें तात्कालिकता है। आज अगर कोई घटना जी घटित होती है, उस पर जो है जी आज हमने लिख दिया, ये घटना कल जो है कालातीत हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। इस घटना को याद करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये जो वन लाइनर है, ये साहित्य ही नहीं है। और कालजयी तो बहुत दूर की बात होती है। कालजयी रचनाएँ तो ये सब जयशंकर प्रसाद आदरणीय दिनकर जी, प्रेमचंद लिख गए और जी परसाई जी लिख गए, शरद जोशी लिख गए और भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख गए, वो आज भी प्रासंगिक क्यों हैं? सुमित्रानंदन पंत जी ने जो नेचर पर लिख दिया, जो कुदरत पे लिख दिया, मैंने बचपन जी। में छिप कर के पैसे बोए थे, आज कहाँ कोई लिख रहा है? तो वो हाँ, और वो कालजयी रचनाएँ थी उस समय की। तो शैलेश मटियानी जी ने जो लिख दिया, आज कोई सोच भी नहीं सकता है कि वैसा लिखा भी जा सकता है, कि इतना अच्छा लिख दिया। तो अब ये है, ये तत्कालिकता का प्रभाव है। तत्कालिकता का प्रभाव तब होता है जब आप
आपके पास आप कम समय में बहुत ज्यादा पा लेना चाहते हो और वही दौर चल जाए। वो दौर साहित्य का नहीं होता है, फैशन का दौर होता है कि आज हमने यहाँ से बाल कटवा लिया तो ये हो गया, कल आउटडेटेड हो गया। वैसे साहित्य है कि आज वन लाइनर जी लिख दिया, कल जाकर के समाप्त हो गया। और जो स्थायी रूप से कवि होते हैं, जो कविता लिखते हैं, वो कविता लंबे समय तक जाती है, अनंत काल तक जाती है। नीरज जी ने जो लिख दिया वो आज तक चल, वो फिल्मी गीत लिख दें तो भी आज भी गाए जाते हैं, और जो उन्होंने साहित्यिक लिख दिया वो भी, मधुशाला आज भी है, और रश्मिरथी आज भी जो है। तो मतलब वो चीज, मेन चीज है कि स्थायित्व होना चाहिए लेखन में, तो ही वो कालजयी है। वरना वन लाइनर तो हम रोज 100 लिख दें, है ना, तो लेकिन वो साहित्य नहीं है, कोई भी लिख सकता है। है ना। हाँ, हाँ। जी। आप तो सर देखिए, आप क्या तो इसमें हाँ, आप तो पत्रकारिता से सुन भी रहा जुड़े हूँ। हैं, शिक्षा ले रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ जी माइंड है ना। तो उत्पन्न मति आपके में है कि तुरंत बना पूछ दिया। आप चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप सिर्फ रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिए, आप 2,500 वन लाइनर लिख डालेंगे। तो वो जी साहित्य नहीं है। आप साहित्य वही लिखने पर जब आएंगे, तो आपको जो है एक कविता लिखने में हो सकता है 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, हो सकता है कि उस ख्याल को लाने में महीनों लग जाए। कई बार एक विषय ऐसा फंस जाता है कि उस पर नहीं समझ में आता है, 6-6 महीने लग जाते हैं, साल-साल लग जाते हैं, वो कविता अपूर्ण रहती है। तो ये साधना है। जी। सर क्या इससे साहित्य का नुकसान हुआ है, जो ये परंपरा आई है सोशल मीडिया वाली, इससे? नहीं, साहित्य का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये साहित्य की कोई विधा ही नहीं है। अगर ये साहित्य की विधा होती तो साहित्य को नुकसान होता। अब चंबल में अगर कोई कोई डकैत है, डकैतों का गैंग है सपोज जी करिए, तो दूसरा अगर चंबल में डकैतों का गैंग आ जाएगा तो पहले वाले डकैत का शेयर कम हो जाएगा, उसकी उसकी उससे प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि वो प्रोफेशन एक है। जी वन लाइनर का कविता से कोई लेना देना नहीं। ये सोशल मीडिया के जो है तुरंत वाली पैरासिटामोल दे दिया बुखार उतर गया टाइप वाली कविताएं साहित्य नहीं है। जी साहित्य बड़े जी लंबे समय तक जो है तक चलने वाला जो है एक एक मन की अवस्था है। इसलिए इसका उससे कोई कंपटीशन नहीं, जी कोई नुकसान नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर वन लाइनर जितने भी आ रहे हैं कोई नुकसान नहीं करेंगे। जी। बल्कि मैं तो थोड़ा सर आगे चल कर अभिजात जी, जी जी मैं ये भी कहता हूँ, थोड़ा सा इसमें और बात जोड़ दूं। जो अखबार के जी कॉलम होते हैं ना, विभिन्न अखबारों में जी हास्यव्यंग का कॉलम होता है कि अलग अलग नामों जी से। तो ये जो हाँ ये साहित्य का एक वो पार्ट है जो तत्कालिक होता है, जबकि इसमें मेहनत लगती है, कॉलम लिखने में मेहनत लगती है। जी अब लेकिन ये तत्कालिक होता है, तत्कालिक होने की वजह से ये कालजयी नहीं हो पाता है। ये आज पता लगा कि आज जी कोई घटना हुई दिल्ली में, है ना, या आज आज किसी नेता ने कुछ कह दिया, कल हमने जो है उसको जो है हमने कॉलम में लिख दिया, तो वो तत्कालिक हो गई। साहित्यिकता तो आई लेकिन तत्कालिक हो गई, तो वो लंबा साहित्य जी नहीं होता है। लंबा साहित्य का माध्यम उपन्यास, कहानियां, कविताएं ही हैं। जी। सर हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं इंटरव्यू पे। अब जो जी। नई पीढ़ी आ रही है व्यंग लेखन में, खासकर पद्य विधा में, हिंदी हाँ, पद्य विधा में जो व्यंग लिखने वाली नई पीढ़ी है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, नई पीढ़ी हमारे बाद जो पीढ़ी है, हमारे बाद 2 पीढ़ियां हैं, हम आपको बता दें। उसमें जी एक नई है, जी जैसे 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 होता है कि एक तरुण होता है और एक जी नवजात होता है, एक नियोनेटल होता है, बिल्कुल जी ताजा ताजा जो है, वो 2 घंटे का कोई जी बच्चा होता है। नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं। नवजात रोग जी विशेषज्ञ। जी। तो ऐसे जो हाँ जो हाँ। नई पीढ़ी नई पीढ़ी का व्यंग्यकार जो ताजा ताजा निकल रहा है, तो उसको उसको जो ये जरूर नवजात है अभी। हाँ, जो नवजात है उसके लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमसे और नवजात के बीच की पीढ़ी है वो तो उसके संघर्ष करते हुए 15 साल हो गए हैं। वो तो अपना रास्ता जी धीरे धीरे बना रही है। बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, अगर वो हड़बड़ी में रहेगी तो नहीं बना पाएगी। समय देना पड़ता है साहित्य में। जो नए आ रहे हैं उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो है नई पीढ़ी कि वो विषय की विविधता, वैविध्य जो होता है, उस पर आप साइंस फिक्शन जी में लिखिए। आप जो है
नए नए क्षेत्र निकालिए कविता लिखने के, तो कविता जो है ज्यादा प्रभावी होगी, क्योंकि बहुत विषयों पर बहुत लिखा जा चुका है। अब फिक्शन पर लिखना चाहिए, जी अब जादू पर लिखना चाहिए, अब कुछ ऐसा चमत्कारों पर लिखना चाहिए जो जिसमें नयापन हो विषय में, और चाहे वो हास्य में लिखें चाहे वो व्यंग में लिखें, लेकिन उसमें नयापन होना चाहिए। बहुत सारे विषय, जैसे मैं जादू पर हास्य कविताएं लिखने जा रहा हूँ, मैंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जिन पर सोचे न जा सके कि कविता लिखी जा सकती है। जी। सर, आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे YouTube चैनल के श्रोताओं दर्शकों के लिए कुछ अपनी व्यंग रचनाएं जो आपके दिल ए, ए, से एक ज्यादा एक तारीफ हो। एक रचना खास तौर से आपको सुनाना चाहते हैं, जिस पर आप जी आपको भी थोड़ा आनंद आए अभिजात जी। मैं जी चाहता हूँ कि जी, आप स्वागत है सर। थोड़ा खुल करके हंसें। एक मैं हास्य की रचना जी पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। जी सर। आपने देखा देश में जो है प्रेम पर बहुत लिखा गया है। श्रृंगार रस जी के कवियों ने लिखा, बहुत सारे कवियों ने लिखा। एक हास्य का कवि प्रेम पर कैसे लिखेगा, इस कविता में ये है। अच्छा, अपने देश में प्रेम ज्यादातर दो पक्षीय जी होते हैं, मतलब हम किसी से कर जी रहे हैं, अगला हमसे कर रहा है, ये दो पक्षीय प्रेम होता है, जी ठीक है। हम इस पर नहीं लिखते हैं, हम एक पक्षीय प्रेम पर लिखते हैं, वन साइडेड लव। जी। हम आपसे करते हैं, आप करो स्वागत है। चाहे ना करो। हमें कोई मतलब नहीं, हाँ हम कर रहे हैं, अपना फर्ज हम निभा जी। रहे हैं, अब करो। अच्छा, दो पक्षीय प्रेम में कमी होते थे, दो पक्षीय प्रेम में एक कमी जी होती थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने एक पक्षीय प्रेम पर लिखना शुरू किया, वन साइडेड लव पर। अच्छा, वन साइडेड लव होता क्या है कि हम किसी को चाहते हैं, हमने प्रेम का एक्सप्रेस वे बनाया, और जिसको चाहते हैं जी उसके 2 फुट पहले गिरा दिया और उसको शहीद पथ बना दिया, तो ये हो गया वन साइडेड लव। अब ये वन साइडेड लव क्या होता है वो देखिएगा। टू साइडेड प्रेम में जो है कमी होती थी कि हम भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं। इसमें कमी सबसे बड़ी क्या थी कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो, है ना। हम्म। जिसे प्रेम जी तुम समझ रहे हो, भाई दिल के अंदर तो झांक के देख नहीं रहे हो कि अगला आपसे उतने प्यार कर रहा है कि नहीं प्यार कर रहा है। जिसे प्रेम तुम समझ जी रहे हो जी। सकता वो धोखा हो, ऊपर मोती चूर का लड्डू भीतर बाटी चोखा हो। ऊपर आहा। मोती चूर वाह। ऊपर मोती चूर का लड्डू भीतर बाटी चोखा हो, उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या। हम्म उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, हम्म। इसकी भी गारंटी क्या। हो सकता है दिल के बाहर तुम धरा तुम्हारा खोखा हो, है ना। जिसको चाह रहे हो किसी और को चाह रहा हो। तो वन साइडेड लव में ये दिक्कत जी नहीं है, इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जी कोई पैसा नहीं लगता है, नो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, है ना, कुछ नहीं, जी डीबीटी वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं। तब देखिए कि एक पक्षीय जी प्यार क्या होता है। इसका शीर्षक है वन साइडेड लव। कितना जी मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार, है ना। ई रिक्शा जो होता है ना हाँ उसमें आवाज नहीं होती है, वो बगल से हाँ निकल हाँ। जाता है, तब पता चलता है कि अरे तो निकल गया पता कुछ। नहीं। है जो है एक तरफा जी प्यार होता है। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। अच्छा, खासियत क्या है, हम्म। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। इसमें कोई जी। रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। वन साइडेड लव कल्पनाओं में ही तो है। आहा। कल जी कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा जी दिल जी। में दुबका बैठा रांझा है, मन की सुलग रही बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। आहा। मन की मन की सुलग रही बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, और ना कोई इजहार का चक्कर, ना कोई इनकार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह जी। साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। अच्छा, वाह दूसरी स्थिति। हाँ, वाह। दूसरी स्थिति क्या है,
कि हम जिसको प्यार कर रहे हैं वो बगल ही में बैठा है या बैठी है, उसको पता नहीं है तब स्थितियां क्या होती हैं। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, कन्या सोच रही है मन में हैं भोले, लेकिन भैया के मन में है प्रेम के सब हथगोले। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, बगल में बैठे हैं बिल्कुल। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। और बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं, बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं, और निजी प्रेम की नाव है इनकी, निजी प्रेम की नाव है इनकी, खुद खेते पतवार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार। अच्छा, इसका आखिरी बंद है अभिजात जी, करना कुछ इसमें कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना है, मोटरसाइकिल लेकर के कहीं नहीं जाना है, कोई रेस्टोरेंट नहीं जाना है। करना यह है कि ख्वाबों में तो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, ख्वाबों में तो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए, भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। अब कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, और खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ अंकारा, और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार। ये थे हास्य के, और ये एक तरफा प्यार अगर बढ़ जाए तो बहुत सारी विषमताएं और बहुत सारे अपराध भी खत्म हो जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया। मैं जी एक चीज और कहना चाहते हैं कि आप इतना अच्छे तरह इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना स्माइलिंग फेस के साथ ले रहे हैं कि अगर आदमी जो है थोड़ा डूबा हुआ भी हो, शोक में भी डूबा हो, तो मुर्दे में जान आ जाए। आपके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रणाम। मैं अनुरोध करूंगा अपने श्रोताओं से, दर्शकों से कि वे चैनल को लाइक करें, चाहें तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो और इंटरव्यू अच्छा लगे तो वे इसे लाइक भी करें।